नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध को 30वें दिन में एंट्री मिल चुकी है। पूरा एक महीना पूरा हो चुका है। अमेरिका इजराइल के द्वारा मिलकर ईरान को मजा चखाने के लिए शुरू किए गए इस युद्ध में, जहां ईरान न्यूक्लियर बम बनाना बंद कर देगा, जहां ईरान अमेरिका की नजर में चुभना बंद कर देगा, इस वाकये से शुरू किए गए इस युद्ध को एक महीना बीत चुका है। ट्रंप कह चुके हैं कि वो युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन जब युद्ध जीत ही रहे हैं तो ईरान का कहना है कि ऐसा युद्ध कौन सा जीतना जिसमें हम आपसे कह रहे हैं कि आप और हम टेबल पर ही नहीं हैं। युद्ध जीतना तो उसे कहेंगे जब इनके अब्बास अरागची विदेश मंत्री कहते हैं युद्ध जीतना शायद इसे अमेरिका कहता हो, हम नहीं। जब आप युद्ध करने के लिए हमसे पहले सरेंडर करने की मांग करते हो और अब सरेंडर के स्थान पर आप नेगोशिएट करने की बातें करते हैं। सरेंडर और नेगोशिएट में अगर अंतर आ गया है तो इसे अमेरिका का जीतना नहीं, ईरान का जीतना कहेंगे, क्योंकि आप ईरान को कह रहे हैं कि नेगोशिएट कर लीजिए कि युद्ध रुकने के लिए आपको क्या चाहिए। ईरान लगातार अपडेट में जिस तरह से इन दिनों बॉम्ब गिराने लग रहा है, अपनी तरफ से क्लस्टर बॉम्ब्स इजराइल पर जो गिरा रहा है उनकी तस्वीरें बाहर आ रही हैं। मिसाइलों पर धन्यवाद भारत लिख करके इजराइल पर गिराई जा रही हैं। अमेरिका के ठिकाने जो पश्चिम एशिया के अंदर बने हैं उन पर टारगेट किया जा रहा है। यही कारण है कि आज से 4 दिन पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि युद्ध विराम के बाद भी युद्ध नहीं रुका। युद्ध रुकना का जो नतीजा है, जब युद्ध रुकने की बात हो रही थी कि युद्ध विराम हो गया है तो युद्ध रुक जाना चाहिए, तब हमने एक पॉइंट उठाया था, आप सभी को वो ध्यान भी होगा कि ट्रंप जब भी सीज फायर की डिमांड करते हैं या फिर ये वो व्यक्ति है जो बल्ला उठा करके क्रिकेट मैदान से साइड में चले जाते हैं, उनका तर्क ये होता है कि मैं कुछ दिन अपनी अरेंजमेंट कर लेता हूं फिर युद्ध लड़ने आऊंगा। इस बात को आसान तरीके से ऐसे समझिए, पहले जब पश्चिम एशिया के बेसेस जैसे अल उदैद जैसे बेस में जहां पर सेंटकॉम का मुख्यालय है, वहां से ईरान पर हमले की प्लानिंग थी। 5 जनवरी की है जब प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान में, लेकिन जब जीसीसी कंट्रीज ने अमेरिका से कहा कि आप हमारे यहां से हमला ईरान पर नहीं करेंगे, अदरवाइज ईरान हमारे ऊपर हमला कर देगा, इस पर फिर उन्होंने अपनी तरफ से मैसेज भेजा कि कोई दिक्कत नहीं है, ईरान पर हमने हमला टाल दिया है, सब बढ़िया है, बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहे हैं। लेकिन इस नेगोशिएशन राउंड में अमेरिका ने अपनी तरफ से हमले की प्लानिंग के लिए अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेज दिया था गल्फ के अंदर। आपने सुना था कि अब्राहम लिंकन पहुंचा था, गेराल्ड आर फोर्ड पहुंचा था और उनसे उठ करके जॉर्डन, इजराइल और उन 2 जो कैरियर थे एयर फाइटर्स कैरियर के, उनसे हमले इन्होंने फाइनली ईरान पर करवाए थे। ट्रंप हमेशा जब थोड़ा समय लेते हैं तो वो टाइम बाय करते हैं कि चलो भाई कुछ और नहीं तो समय तो मिला, अब चलो हमला करेंगे। युद्ध विराम के नाम पर जब अमेरिका का अनाउंसमेंट आया, उस समय पर भी दुनिया को यही लगा कि ट्रंप ने ये 5 दिन का अनाउंसमेंट किया है, हो सकता है कि बैक एंड पर कुछ बातें करेंगे और बातें नहीं किए तो कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इस समय जो कर रहे हैं उससे कोई असर नहीं आ रहा। एक्सट्रीम बड़ा क्या हो सकता है? तो 2-3 ही कयास लगते थे, वो आज भी हैं। पहला, या तो ये यहां पर न्यूक्लियर हमला कर दें, दूसरा यहां के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खुद अपनी सेना भेज कर कब्जा कर लें, तीसरा इनके पास एक खर्ग नामक आइलैंड है जहां से ईरान का लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, उस पर कब्जा कर लें। ये 3 ही बड़े ऐसे पॉइंट हैं जो अब अमेरिका और इजराइल के पास बचे हैं। अदरवाइज लीडरशिप के अंदर जितने टारगेट थे, मेजर टारगेट्स को वो खत्म कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है तो फिर समय लेना था। शुरुआती 5 दिन लिया। ईरान इस बात को समझ गया था कि यह केवल बेवकूफ बनाने की बात है, वन साइडेड अनाउंसमेंट है, हम नहीं मानेंगे। ना ईरान माना ना इजराइल माना, दोनों युद्ध लड़ते रहे। इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में अमेरिका का सेंटकॉम पर अपना एक जहाज जिसका नाम है यूएसएस त्रिपोली, पानी का जहाज, जो कि थोड़ी धीरे चलते हैं, स्पीड बहुत कम होती है, 50-60 नॉटिकल माइल पर घंटे की स्पीड होती है। यूएसएस त्रिपोली 3500 मराइन कमांडो लेकर के पहुंच जाता है सेंटकॉम पर। सेंटकॉम कहां है? कतर के अंदर, दोहा में। सेंटकॉम यानी कि अमेरिका का यह सेंट्रल कमांड, और उस सेंट्रल कमांड पर 3500 नए सैनिकों को लेकर ऑलरेडी इन पश्चिम एशिया के देशों में 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों की प्रेजेंस है। 3500 मरीन कमांडो लेकर के ये यहां पहुंच जाते हैं। मरीन कमांडो क्यों? समुद्र में अगर कार्रवाई करनी हो तो उसके लिए भी नेवी के जो बेस्ट कमांडो हैं उन्हें लेकर वो त्रिपोली पहुंच जाता है। त्रिपोली पहुंचता है, अचानक हेडलाइंस बनने लगती हैं कि साहब 50,000 प्लस 3500 हो गए।
इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका ने अब तक के 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ी फौज यहां पर पहुंचा दी है। इससे बड़ी फौज अब तक नहीं पहुंची थी। जैसे ही यह फौज पहुंचने की खबर आती है, आज के दिन ईरान के अखबार में हेडलाइन छपती है, वेलकम टू हेल, नर्क में आपका स्वागत है। यूएस ट्रूप्स हु स्टेप फुट ऑन ईरानियन सॉइल विल लीव ओनली इन कॉफिन। मतलब अब अगर कोई सैनिक ईरान की धरती पर, क्योंकि इतनी सैनिक अगर लेकर पहुंच गए हो, क्योंकि फाइटर जेट्स के थ्रू तो अटैक कर ही रहे थे, मिसाइल के थ्रू तो कर ही रहे थे, अब आपने 50,000 से ऊपर सैनिक इकट्ठे कर ही लिए हैं, तो मानते हैं कि अब आप जमीनी कार्रवाई करने आएंगे। जमीन की कार्रवाई कहां कहां कर सकते हो? स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कर सकते हो, या फिर खर्ग आइलैंड पर कर सकते हो, या फिर ईरान के किसी बड़े पोर्शन पर कब्जा करने की नीति बना सकते हो। ऐसे में आपका स्वागत है, हम नर्क में आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि अब यहां पर अगर आप आए तो आप कॉफिन में भरकर जाएंगे। ये वहां के प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स, जैसे अपने हिंदुस्तान टाइम्स चलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया चलता है, ऐसे वहां का प्रमुख अखबार है, उसकी हेडलाइन सरकार ने ऐसे छापी है। इसका मतलब अमेरिका जो करने जा रहा है, ईरान इसको पहले ही कैलकुलेट कर चुका है। तो अमेरिका क्या करने वाला है? जमीनी कार्रवाई करने जा रहा है। लेकिन इस बीच में ट्रंप ने जिस तरह की गंध फैलाई है, उसके ऊपर भी मैं सेशन करूंगा। बीते 2 दिन से मैं परिवार के साथ था, कुछ समय निकाल रहा था, लंबे समय से हम लोगों ने ऑफ नहीं लिया था, तो अपने इस बीच में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने ट्रंप को मतलब इतना ज्यादा गिरा दिया लोगों की नजर में। इन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस के लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, इन्होंने अपनी बातों में जिस तरह की हद और भद्द पिटवाने का काम किया, उन सबका एक एनालिसिस सेशन थोड़ी ही देर में मैं लेकर आ रहा हूं। कारण यह है कि इन्होंने अमेरिका का वो जो गर्व है, उसका महिमा मंडन पूरी तरह खंडित कर दिया है। कैसे किया वो भी बताएंगे। लेकिन इस बीच में ईरान अपनी तरफ से कह रहा है कि ठीक है, आपके सैनिक आ गए, आने दीजिए, जितने आएंगे देखा जाएगा। फिलहाल 3500 हैं और इनके जो जहाज त्रिपोली है उसके माध्यम से पहुंचे हैं, और ये पूरे जहाज 27 मार्च को ही यहां पर पहुंच गए थे। 29 तारीख को रिवील हो रहा है कि ये जहाज पहुंच गए हैं। पानी के जहाजों से सैनिकों का यहां पहुंचना, उस पूरे रूट मैप का सर्वे करना और अमेरिका का पूरी तरह से अपने फाइटर जेट्स के साथ तैयार होना, यह दर्शाता है कि अमेरिका ने भले ही 6 अप्रैल तक के लिए टाइम ले लिया हो युद्ध को स्थगित करने का, लेकिन वो कोई आजकल में बड़ा हमला प्लान करने जा रहा है। वो बड़ा हमला कहां होगा वो आज आप और मैं प्लान कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये लोग क्या प्लानिंग में है। ये यूएस सेंटकॉम की तरफ से डाली गई अपडेट है कल तक की, जिसमें इन्होंने कहा कि यूएसएस त्रिपोली पहुंच चुका है, 27 मार्च को आ गया था और हमारे पास में 3500 से अधिक, मतलब ये नंबर जो है न्यूज में आ गया है। इसके साथ साथ इनका एक जहाज बॉक्सर और 2 अदर जहाज भी पूरे एम्यूनेशन आर्म्स लेकर के इस क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं, कतर के अंदर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के अंदर होने जा रहा है। अखबारों ने क्या लिखा है? अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया है, खर्ग आइलैंड पर हमला होने वाला है। खर्ग आइलैंड इस समय हेडलाइन बना हुआ है। आज आप और मैं खर्ग आइलैंड भी डिस्कस कर ही लेते हैं। साथियों, ये जो आपको जगह दिख रही है, आइलैंड है, इसका मतलब पानी के बीच में द्वीप है। आइलैंड है किसका? ईरान का है। कहां है? आइए मैप पर देखते हैं। अगर धरती को तलाशा जाए तो भाई साहब ये रही धरती, और धरती पर ये रहा आइलैंड, इसका नाम है खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड समझिए कि अगर ईरान का ताज है, ईरान ताज है, तो उस पर लगा हुआ ये कोहिनूर है। ईरान के इस पूरे लैंड का सबसे कीमती जो जगह है, या फिर यह कहा जाए कि यह वो जगह है जहां से ईरान पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता है। अगर ईरान 100 लीटर तेल पैदा करता है तो 90 लीटर तेल जहां से बेचता है, उस जगह का नाम खर्ग आइलैंड है। मेन लैंड से 25 किलोमीटर दूर यह है आइलैंड। ये जो आपको दिख रहा है, यह है खर्ग आइलैंड। सवाल यह है कि इस आइलैंड पर है क्या? तो साथियों, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये असल में टैंकर्स हैं। ये टैंकर्स स्टोरेज हैं जिनमें तेल को स्टोर किया जाता है। रिफाइन किए हुए ऑयल को, क्रूड किए हुए ऑयल को यहां पर स्टोर किया जाता है। कितना स्टोरेज है? 3 करोड़ बैरल यहां पर तेल स्टोरेज है। जैसे भारत के पास 53 लाख मैट्रिक टन तेल के स्टोरेज हैं, ऐसे यहां पर 3 करोड़ मैट्रिक टन बैरल में तेल का स्टोरेज यहां पर स्थित है। मतलब हमारे पास जो कुल स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, उसका लगभग 6 टाइम्स ज्यादा इसके पास यहां पर केवल इतने से आइलैंड पर स्टोर किया हुआ है। यह स्टोरेज करने के लिए इन्होंने मेनलैंड ईरान से पाइपलाइन डाली हुई है, जो पाइप यहां आते हैं और इन पाइप के माध्यम से इन टैंकर्स को भर दिया जाता है। फिर क्या होता है? इन टैंकर्स के पास भरा हुआ जो ऑयल है, वो जहाजों के माध्यम से
तट पर खड़े जहाजों के माध्यम से दुनिया भर को बेचे जाते हैं। मतलब इन्होंने अपनी बगल में ये जो बना रखे हैं ना, जैसे अपने पास मुंबई पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, ऐसे पोर्ट बना रखे हैं और उन पोर्ट से ईरान का तेल दुनिया भर में यहां से एक्सपोर्ट होता है। मतलब एक तरह से समझिए कि ये वो पोर्ट है जहां पर ईरान अपना पूरा तेल लाकर इकट्ठा करता है और इकट्ठा किए हुए तेल को दुनिया भर को बेचता है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, ईरान के पास तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन पहले से ही है, बंदर अब्बास है, चाबहार भी उनके पास ही भाई है, तो उन्हीं का ही ना। तो ऐसे में बोले इतनी सारी जगह में से वो यहां पर क्यों लाता है? क्योंकि ये मुख्य भूमि से 25 किलोमीटर दूर है। बाई एनी चांस यहां पर कभी हमला होता है, आग लगती है, इतना तेल का भंडार है कि किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से ऊपर ही कंसीडर किया जाए, इतना बड़ा तेल का भंडार अगर गलती से आग पा गया तो जमीन से 25 किलोमीटर दूर होने के कारण मुख्य भूमि को सुरक्षित रखता है। नंबर दूसरा, क्या यहां पर तेल निकाला भी जाता है? जवाब है नहीं, तेल कहीं और निकलता है, पाइप के माध्यम से यहां केवल इकट्ठा किया जाता है। पाइप के माध्यम से इकट्ठे हुए इस जगह पर क्या कभी कोई ऐसे हमले प्लान हुए हैं जो अब प्लान हो रहे हैं? बिल्कुल हुए हैं। 1960 के दशक में ईरान ने इसे बनाया ही इसलिए था कि कल को अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हमारा यही आइलैंड कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ईरान का ये जो आइलैंड है ना, ये असल में ईरान की लाइफलाइन है। अगर इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया तो ईरान का जो इकट्ठा किया हुआ माल है, एक्सपोर्ट करने के लिए जो जगह है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आप सोचकर देखिए कि ये अपने आप में ऑयल क्राउन ज्वेल कंसीडर किया जाता है कि साहब ये वो जगह है जहां से ईरान दुनिया को ऑयल सप्लाई करता है। अब आप सोचेंगे कि यहां पर अमेरिका हमला क्यों करेगा, कब्जा क्यों करेगा? भाई जब इन्होंने पश्चिम एशिया के तमाम देश, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, ओमान हो, यूएई हो, इन सब देशों पर हमले करके उन्हें तेल बेचने से रोक रहा है, तो भाई इसे भी तो तेल बेचने से रोका जाए। यह अपना तेल इन दिनों खूब बेच रहा है। आप सोचिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अगर रखने वाले देश हों तो वेनेजुएला नंबर 1, सऊदी नंबर 2, तीसरे नंबर पर ईरान ही तो आता है। और ईरान का 90% तेल इस खर्ग आइलैंड से बाहर निकलता है। मतलब जमीन से नहीं निकालते, बेचने दुनिया के लिए यहीं से बाहर निकलता है। दुनिया का 11.8% तेल ईरान के पास है और ऐसे में वो यहां पर सप्लाई जो करता है दुनिया के लिए, वो यहां से करता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल ग्लोबल सप्लाई का अंदर जो ईरान का कंट्रीब्यूशन है, उसका 90% क्रूड ऑयल इस आइलैंड से, मतलब कितना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इससे होगा क्या? होगा यह कि दुनिया में हाहाकार मचेगा। दुनिया में हाहाकार मचने वाला है, अभी बहुत बुरा हाल। जो अगर यहां हमला होता है उसके बाद के हालात बहुत बुरे होंगे। ये वो वाली स्थिति है, फिर ईरान को सरेंडर करना पड़ सकता है कि भैया अब अपने हाथ में कुछ नहीं बचा। स्थितियां यहां से आगे, आज अगर देश के प्रधानमंत्री की यह बात आप सुन रहे हैं कि कोरोना जैसे हालात आ सकते हैं, तो उनका तर्क यही है कि असल में अभी यह स्थिति न्यूट्रल होती दिख नहीं रही है। यह अपने तरफ से ईरान सब जहाजों से टोल वसूली कर रहा है। यह देश जो दुनिया के लिए वाकई में तेल भेज रहे थे, उन तेल भेजने वालों को भेजने की हिम्मत नहीं हो रही है। इंश्योरेंस का जो जहाजों का किराया था 400% तक बढ़ गया है, निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ईरान अब हफ्ता वसूली कर रहा है, 17.5 करोड़ रुपए पर जहाज ले रहा है। $2 मिलियन तक अगर पर जहाज यहां से वसूल रहा है, तो कुल मिलाकर के ईरान को बढ़त मिली हुई है। इसीलिए अमेरिका पहले नेगोशिएट करने आया और अब नहीं तो बोले तुम्हारा नुकसान भी इतना कर देंगे कि तुम भी नहीं बेच पाओगे। तुम नहीं बेच पाए, ये नहीं बेच पाए, फाइनली एक दिन आकर के सब शांत होकर कहोगे कि लाओ भाई आओ, क्या बात कर सकते हैं। ऐसे में इनको यहां पर क्रूड ऑयल के मामले में यह जगह दिखाई दे रही है जो अमेरिका निशाना बनाने के लिए अपनी सेना भेज चुका है। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर हमले होंगे और इन कुओं के अंदर आग लगा दिया जाएगा। अमेरिका क्या इस पर पहले हमले करने के बारे में सोचा है? बिल्कुल सोचा है। बहुत सारे ऐसे तरीके रहे हैं अमेरिका के द्वारा इजाद किए हुए, लेकिन वो तेल को बचाता रहा हमेशा ताकि दुनिया के अंदर ऑयल सप्लाई बाधित ना हो। हाल ही में जैसे आपने देखा होगा कि ईरान अपने तेल को यहां से एक्सपोर्ट करने के लिए डार्क फ्लीट यूज करता है। मतलब वो जहाज जिनको ट्रैक ना किया जा सके, उनके मतलब कोऑर्डिनेट के लिए जो मशीनें लगाई जाती हैं वो बंद कर दी जाती हैं। उससे होता यह है कि दुनिया भर में ईरान अपना तेल तो बेच रहा है, जरूरतमंद देश सस्ते तेल के नाम पर उसको खरीद भी ले रहे हैं। अच्छा तेल भी है और सस्ते में भी मिल रहा है। तो अमेरिका ने कुछ दिन पहले ईरान का तेल खरीदने की लोगों को परमिशन भी दी थी, जिससे हुआ यह कि इन्होंने भर भर के तेल बेचा है। मतलब ईरान इस समय पर युद्ध के अंदर तेल बेचकर सबसे ज्यादा विनर पोजीशन में पहुंच गया कि चलो हम तो अपना तेल बेच ही रहे हैं, दुनिया को बेचने नहीं दे रहे, बढ़िया से डार्क फ्लीट चल रही है, दुनिया के लोग खरीद पा रहे हैं। तो अमेरिका जो है ना, वो इस जगह पर हमला प्लान करने की पूरी स्थिति में है।
ऐसा उन्होंने 1979 में भी किया था, 1980 में भी किया था। यहां पर पहले भी हमले होते रहे हैं। क्या इस पूरे दौर में 30 दिन के अंदर एक बार भी हमला नहीं हुआ? यहां पे हुआ है। 14 मार्च को अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर हमला किया, लेकिन उस हमले के बाद इन्होंने एक लाइन खुद से बोली कि हमने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने नुकसान पहुंचाया यहां पर बिछी हुई माइंस को, बंकर्स को, उन्हें नुकसान पहुंचाया। यह केवल बताने के लिए कि ईरान वालों मान जाओ, अगर हम तुम्हारे टैंकर्स को तबाह करने आए तो फिर तुम तेल बेच नहीं पाओगे। ट्रंप ने अपनी तरफ से 14 मार्च को यह बात बोलते हुए कहा कि भैया ईरान वालों, या तो साफ साफ तुम मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को निकलने दो, अदरवाइज यहां पर बहुत बुरा कर दूंगा। आपको याद है ट्रंप के द्वारा एक धमकी भरा पत्र दिया गया था 22 मार्च को, यह कहते हुए कि 48 घंटे के अंदर मैं आपके एग्जैक्ट मतलब उन जगहों पर हमला करूंगा जो पावर प्लांट्स हैं, उन्हें तबाह कर दूंगा। ट्रंप ने, आपको याद होगा, 48 घंटे की धमकी दी थी, लेकिन उसके बदले में फिर ईरान ने धमकाते हुए कहा था कि मैं पीने का पानी तबाह कर दूंगा इन देशों का। तो फाइनली ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और अपनी तरफ से इन लोगों को 5 दिन का एक पीरियड का समय दिया गया कि ठीक है साहब 5 दिन का समय ले लो और 5 दिन बाद हमला कर लेना। 5 दिन का एक सीज फायर ट्रंप खुद अनाउंस किए थे। 23 मार्च के दिन हमने ये वाली बात आपको बताई थी, ठीक है। उसके अंदर फिर ये 23 मार्च के बाद में 27 मार्च को बाहर निकल कर आते हैं। 23 मार्च को 5 दिन का समय दिए, 28 तारीख को 5 दिन पूरे होने वाले थे, 27 मार्च को ही बाहर निकल कर आते हैं और उसमें कहते हैं कि नहीं, मैं इसको बढ़ाकर 5 दिन को 10 दिन कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि अक्सर ट्रंप ये सब काम टाइम बाय करने के लिए करते हैं। अब वो 5 दिन बोले थे, 5 को 10 दिन बोले क्योंकि ट्रिपोली 27 के दिन तो पहुंचा है, 28 के दिन एक्शन होगा, 29 तारीख को अनाउंसमेंट हो रहा है। तो ऐसे में बोले मैं 5 दिन और लेता हूं, मान जाओ तुम लोग। इस बीच में वो बैक रोड पर बातचीत करवाने का राउंड चलवा रहे हैं। ये बात मैंने आपको इस वीडियो में भी कही थी, अगर आपको ध्यान होगा तो मैं इसको सुना सकता हूं कि ये 5 दिन के बाद एक और 5 दिन का समय मांगेंगे। तो ये सीज फायर अब एक्सटेंड होगा सर, ये 5 दिन से आगे 10 दिन जाएगा। अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई विदेश मंत्री चलकर जीसीसी देशों से बातचीत करने आएगा, इनसे बातचीत करके व्यापार के रास्ते खोले जाएंगे और फिर इनको कहेगा चलो बोर्ड ऑफ पीस में सब लोग। तो ये सीज फायर अब एक्सटेंड होगा सर, ये 5 दिन से आगे 10 दिन जाएगा। अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई विदेश मंत्री चलकर जीसीसी देशों से बातचीत करने आएगा, इनसे बातचीत करके व्यापार के रास्ते खोले जाएंगे और फिर। तो ये सीज फायर अब एक्सटेंड होगा सर, ये 5 दिन से आगे 10 दिन जाएगा। अमेरिका, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये 5 दिन के बाद 10 दिन तक जाएगा। 10 दिन तक जाने की खबर आपने सुन ली कि ये अगला, ये अभी जो खबर है 27 मार्च को इन्होंने 10 दिन का समय दिया। ये हमने अपने उसमें आपको वीडियो में भी सुनाया, जहां पर मैं खुद बोल रहा हूं कि ये पहले 5 दिन है, फिर ट्रंप खुद इसको 10 दिन तक लेकर जाएंगे। और वही आप लोग खबर में भी देख रहे हैं कि ट्रंप इनको 10 दिन तक खींचकर ले गए कि सब 10 दिन चलो। फिर मैंने आपसे ये कहा कि ट्रंप का कोई प्रतिनिधिमंडल आएगा जो कि जीसीसी देशों से मिलने आएगा। ये लो साहब, जीसीसी देश में कौन से देश आते हैं? सऊदी अरेबिया आते हैं, साथ में ये जो 6 देश हैं, ओमान, कतर, बहरीन, ये सब आते हैं। तो सऊदी अरब इस समय पर अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान भेजा हुआ है। अमेरिका खुद अपना विदेश मंत्री नहीं भेजा, अदरवाइज बेइज्जती कराता। तो पाकिस्तान यहां पर उसको प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसने फिलहाल के लिए मिस्र को, तुर्की को, सऊदी को बुलाकर विदेश मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं। यह सारा की सारा वैसे ही हो रहा है जो प्रिडिक्टेबल है। मतलब मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन यह प्रिडिक्ट होने लग गया है कि ट्रंप अब यह करेंगे। और आप सब भी अब तो बुद्धिजन बन गए हैं, ज्ञानी जन हैं, इस बात को समझते हैं कि क्या आगे हो सकता है। बड़ा ही कैलकुलेटेड तरीके से होता चला जा रहा है। आप और हमने इतना डिस्कशन कर लिया है कि आजकल मैं बहुत सारे मेरे कई साथी जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पर, अब वो लोग भी क्लेम करने लगे हैं कि वो भी प्रिडिक्शन सीख गए हैं। अच्छी बात है कि चीजें बहुत आसान तरीके से आपने और हमने इतनी आसान तरीके से डिस्कस कर ली हैं या लोगों तक पहुंचा दी हैं कि अब हर व्यक्ति को ये पूरी घटनाक्रम समझ में आता है कि अच्छा अब इसके बाद ये, अब इसके बाद ये। अच्छी बात है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान अपनी तरफ से बोलते हैं कि देखिए, आप लोग ये जो भी तरीका अपनाने की प्लानिंग में है, यदि ऐसा कुछ किया तो हम उसके बहुत घातक परिणाम आप तक पहुंचाएंगे। ईरान की धमकी भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा अमेरिका की तैयारी समझ लो कि वो खर्ग आइलैंड पर तैयारी का कारण क्यों पैदा किया। देखो, कहानी यह है कि खाड़ी देश जितने भी हैं ना, इनका 70% तक ऑयल प्रोडक्शन खत्म हो चुका है। मतलब आप इस समय समझिए कि सऊदी अरब, कतर, इराक, कुवैत, यूएई, इनके पास से तेल नहीं निकल पा रहा है। ये जितने भी देश हैं, ये तेल निकाल निकाल के कुएं भरकर बैठे हैं, यहां से रास्ता खोल ही नहीं रहा है ईरान। और ऐसे में सऊदी अरब जो है ना, जो 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक करता था प्रोडक्शन, अब उसका 80 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल प्रोडक्शन रह गया है। ऑयल की कीमतें अब बढ़ने लगी हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बाधित हो रही है।
कतर जो कि दुनिया का 20% एलएनजी पूरा करता है, उसने फोर्स मेजर्स लागू कर दिए हैं, 17% तक अपना एलएनजी प्रोडक्शन घटा दिया है। इराक, उसके यहां तो हाल यह है कि प्रोडक्शन 43 लाख से घटकर 13 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, 70% तक उसके प्रोडक्शन के अंदर गिरावट आई है। कुवैत ने अपने यहां पर जो टैक्स लगे हुए हैं, मतलब ये जो अमेरिका 17.5 करोड़ 16.5 करोड़ जो ईरान वाले वसूल रहे हैं, उसके चलते 50% अपना प्रोडक्शन रोक दिया है। यूएई की एक पाइपलाइन जरूर है जो थोड़ा बहुत आसपास के क्षेत्रों में फुजराओ तक काम आ रही है और भारत जैसे देश वहां से तेल मंगा पा रहे हैं। उसके अलावा भी जहाजों ने 400% तक प्रीमियम बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा क्षेत्र बड़ी तरीके से बाधित हो रहा है। इनको नुकसान हो रहा है तो ये सब लोग कह रहे हैं कि हमारा ही नुकसान क्यों हो। भाई हमारी अर्थव्यवस्था, इन देशों की अर्थव्यवस्था माना तेल पर डिपेंडेंट है, लेकिन महीने भर तेल ना बिके, 2 महीने ना बिके, साल भर ना बिके, दुनिया मरे सो मरे, हमारे यहां पर तो क्राइसिस नहीं आएगा, हमने खूब कमा के रखा हुआ है। लेकिन इस मामले को ईरान के लिए सेंट्रल खत्म कर दो एकदम। ईरान फिर भविष्य में अपना तेल ना बेच पाए। अभी उसने हमारे रास्ते तो रोक दिए और खुद खर्ग आइलैंड से तेल बेच रहा है और अमेरिका ने परमिशन दिलवा रखी है तो बढ़िया बेच रहा है। तो बोले ऐसे में हमारे यहां पर जो हमले हुए हैं ना वो इसके यहां पर भी हों, इसलिए ये पूरी की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। तो इस पूरी तैयारी को अमेरिका बढ़िया तरीके से करने लग रहा है, क्योंकि देखो यह समझने वाली बात है कि अमेरिका की तरफ से इन क्षेत्रों में से खूब पैसा वसूला गया है। ट्रंप तो यह तक कह दिया कि मैं $6 ट्रिलियन तक ले आया इन देशों से खींच करके। ऐसे में जब इतना पैसा ट्रंप लेकर चले गए तो अब इन पर एक प्रेशर है कि हमारा तेल नहीं बिक रहा है, उसका बिक रहा है, आपने उसके तेल को बेचने की परमिशन दे दी, उनका तेल भी रुकवाइए, उनका तेल भी मत बिकवाइए। ऐसे में अमेरिका यहां पर अब प्लानिंग कर रहा है। अब सवाल है आपको कैसे पता प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग इसकी जगह कहीं और की हो रही हो। देखिए अमेरिका बढ़िया तरीके से माहौल बना रहा है। कैसे? 21 मार्च को ट्रंप अपनी तरफ से बोलते हैं, जब रिपोर्टर इनसे पूछता है सर खर्ग आइलैंड पर हमला करोगे क्या, तो ये रिपोर्टर को कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा क्या। अच्छा, फिर इनके एक मंत्री से पूछा जाता है बेसेंट से कि साहब खर्ग आइलैंड पर कोई चर्चा चल रही है क्या, तो इन्होंने कहा हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, कर सकते हैं। ऐसे ही इनकी तरफ से फॉर्मर स्पेशल फोर्स मेंबर के द्वारा वार्निंग दी जाती है और कहा जाता है कि देखो या तो चुप हो जाओ, अदरवाइज हम खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। यानी अमेरिका डे वाइज डे 25 मार्च के दिन भी यह स्थिति निकल कर आती है कि पूरी तरह से हम इस जगह को कब्जा करने की प्लानिंग में हैं। एक तरीके से 26 मार्च, आप डेट देखते जाइए, मतलब मैं आपको तारीखों में अगर दिखाऊं तो 22 मार्च देखें, ट्रंप को सुन लें, 22 के बाद में आप 24 मार्च देखें, आप 25 मार्च देखें, आप 26 मार्च देखें, हर समय जो चल रहा है वो खर्ग आइलैंड चल रहा है। एक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर यूएस इन्वेजन खर्ग आइलैंड, मतलब खर्ग आइलैंड पर हमले की प्लानिंग हो रही है। क्या अमेरिका वाकई में कर रहा है? अब देखो अमेरिका वालों ने क्या किया। व्हाइट हाउस की तरफ से 26 मार्च के दिन इस तरीके से व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल पर एक मैसेज आता है, एक मैसेज बजता है बीप का टन और ब्लर स्क्रीन। आप सोचेंगे ये क्या है, लोगों ने भरपूर इसे देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। व्हाइट हाउस अपनी तरफ से कुछ ऐसा खेलना शुरू किया, क्योंकि उसे माहौल बनाना है कि हम कुछ भयानक करने जा रहे हैं। मैंने आपको मतलब कई टीवी इंटरव्यूज में भी यह बात बोली है कि अमेरिका यहां से आगे ईरान को रोकने के लिए एक्सट्रीम कदम उठाएगा। या तो नेगोशिएशन का तो मामला हटा दो, एक्सट्रीम कदम क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने एक बार कहा था कि अगर कुछ नहीं बचा तो चलो न्यूक्लियर बम गिरा दो, वैसी स्थिति। अदरवाइज खर्ग आइलैंड की तोड़ करके नकेल वो हो सकता है कि ईरान को पंगु बना दे कि बेटा तुम तेल बेच ही नहीं पाओगे और खड़ा होने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। तो ये बहुत भीषण तरीके से इसकी प्लानिंग में लगे हैं। ऐसे में 26 मार्च के दिन यहां पर फिर इस तरह का व्हाइट हाउस एक झंडा उठाता हुआ, ईरान का झंडा है झुका हुआ है वैसा दिखाता हुआ फोटो डालता है। मतलब इस तरह से फोटो डाल रहे हैं व्हाइट हाउस वाले। और एक ऐसा छोटा सा ऑडियो क्लिप व्हाइट हाउस के हैंडल पर आता है, अमेरिका के हैंडल पर आता है, जिसमें वो पूछ रही हैं, मतलब कैरोलिना लेविट की पीछे आवाज आ रही है जिसमें वो पूछ रही हैं कि क्या हमला होने वाला है, मतलब क्या आप इसमें इज इट लॉन्चिंग सून राइट, मतलब इट्स लॉन्चिंग सून राइट, इस तरह की आवाज आती है और यह मैसेज डिलीट कर दिया जाता है। फिर व्हाइट हाउस पर 27 मार्च को ऐसा ट्वीट आता है जिसमें एक ब्लर फोटो है, ब्लर फोटो है, ब्लर फोटो है, यानी कि दुनिया को बताया ही नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है। कयास का मार्केट गर्म है। कुछ लोगों को लग रहा है कि क्यूबा पर हमला हो चुका होगा, अमेरिका फिर एकदम बताएगा, खर्ग आइलैंड पर कब्जा हो गया ये बताएगा, ईरान पर कब्जा हो गया ये बताएगा। अब कयास के दौर चल रहे हैं, लोग अपनी तरफ से ट्रंप और ट्रंप के साथ किसी और को बैठा हुआ सरेंडर की मुद्रा में दिखा रहे हैं। ऐसे में केवल व्हाइट हाउस फिर ऐसे ही एक फोटो डालकर कहता है चुप रहिए, कुछ हो रहा है। अब ये कुछ हो रहा है कि बात जो है ना ये कल तक पकती रही, इसके चलते खबर बनी कि भाई हो क्या रहा है, यूएस कुछ करने की प्लानिंग में है क्या। तो बिल्कुल है, क्योंकि इनका त्रिपोली के साथ मराइन कमांडो यहां पर पहुंच चुके हैं। हेडलाइन बनती है कि साहब डिफेंस ऑफ खर्ग आइलैंड। अच्छा अब सवाल बनता है, ये सब हो गया,
तो ईरान क्या कर रहा है? ईरान इन केवल मैसेजेस को ही देख रहा है क्या? नहीं, ईरान अपनी तैयारी में लगा है। ईरान ने अपनी तरफ से इस खर्ग आइलैंड को बचाने के लिए यथासंभव जो प्रयास हो सकते हैं वो कर दिए। सबसे पहला प्रयास, इन्होंने बारूदी सुरंग बिछा दी कि बेटा तुम्हारे जहाज उतरेंगे, हमारी सुरंगें फटेंगी। इन्होंने मैनपैड्स तैयार कर दिए, मतलब कंधे पर ही लेकर के गोला चलाएंगे अगर ईरानियन उतरना शुरू किए। गालिबाफ जो यहां के स्पीकर हैं, उन्होंने अगर कहा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो याद रखना हम पहले हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम और दुनिया की चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे। ईरान के लोग यहां पर जो भी सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो पहुंच पहुंच करके सारी चीजें देख रहे हैं। अखबार में हेडलाइन बन रही है वेलकम टू हेल। ये इसीलिए बन रही है क्योंकि ईरान भी जान चुका है कि खर्ग आइलैंड पर हमला होने वाला है। खर्ग पर हमला हुआ और हमला होते ही अब जो अगला एक्शन होगा, ईरान खर्ग बचाए ना बचाए, लेकिन हो सकता है कि वो दुबई के ऊपर बहुत सारे धमाके कर दे, आबू धाबी पर धमाके कर दे, हो सकता है दोहा पर धमाके कर दे, हो सकता है मक्का पर धमाके कर दे, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहां से आगे जब आप किसी के 90% आय के साधन को एक बार में ही खत्म कर दोगे, भाई जहां से वो तेल 90% जहां से एक्सपोर्ट करता है, अगर आप उसको कब्जा करके बैठ जाओगे तो आपके पास में फिर बचता क्या है? बचता है इनसे बदला लेना, और उस बदले की कार्रवाई को फिर वो कार्रवाई हो सकता है 5-7 दिन और चले और फिर जाकर कहीं नेगोशिएशन निकल कर आए। तो कुछ खतरनाक होने जा रहा है, ऐसा फिलहाल दिख रहा है माहौल बनते हुए। अखबारों में हेडलाइन इसलिए बन रही है। तो ईरानी मीडिया जो है वो अमेरिकियों को चेतावनी दे रही है कि वापस लौट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम आओगे इस तरह, लेकिन जाओगे ताबूत में भर करके। तुम लोगों को खर्ग आइलैंड पर इतनी सारी तुम्हारी कब्रें दिखाई देंगी, वहीं गाड़ देंगे। यहां पर धमकाते हुए इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 500 अमेरिकी सोल्जर्स को हम मारने का टारगेट कर लिए हैं, मार दिए हैं। इसके अलावा ये सब हम म्यूनिशन चलाएंगे, इतना आर्म एम्यूनिशन मारेंगे कि तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। तब इनके राष्ट्रपति अपनी तरफ से बोल रहे हैं देखिए हम अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए तैयार हैं, अगर हमारे ऊपर कुछ भी होता है तो फिर हम उन देशों को चेतावनी देते हैं कि अपनी जगह का इस्तेमाल दुश्मन के लिए मत होने देना, अदरवाइज हम घातक हमला करेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के सारी तरफ से ईरान अपनी चेतावनी के दौर में है। अमेरिका के बढ़िया आनंद ले रहा है। अमेरिका अगर ऐसा कुछ करता है तो ईरान उसके बाद जो करेगा वो घातक होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो देखिए साहब, फिलहाल के लिए तैयारियां पूरी हैं। यमन की एंट्री हो चुकी है। मैंने आपसे कहा था यमन को कहा जाएगा जब एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाएंगी तुम एक्टिवेट हो जाओ। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने के लिए अगर खर्ग पर कब्जा करके अमेरिका बैठता है तो हॉर्मुज से हो सकता है कुछ दिनों बाद ईरान खुद पीछे हट जाए कि चलो भाई ठीक है, बदले की कार्रवाई में हट जाते हैं। उधर की तरफ अब हूतियों को आदेश दे दिया गया है। यमन के अंदर हूतिये चालू हो गए हैं इजराइल पर हमला करने के लिए। रेड सी का मार्ग आने वाले समय में ये लोग बाधित करेंगे। हूतियों की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुका है। ये ईरान समर्थक हैं और ईरान के नाम पर इजराइल को हमला करते हैं, और बाब अल मंडल जो स्ट्रेट है अब उसको ये आने वाले समय में टारगेट करेंगे। तो इनकी तरफ से अलग हमले चल रहे हैं। कुल मिलाकर के साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, खाड़ी देशों के अंदर जो कोहराम मचा हुआ है उससे दुनिया भर में दिक्कतें हैं। और अपडेट्स आप तक मिलते रहेंगे। इसके लिए जरूरी सिर्फ इतना सा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के नाम पर कोई खर्चा नहीं लगता। मुझे कई ऐसे सीनियर सिटीजन भी मिलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे सब्सक्राइब कर दिए तो उनके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा साहब। आप हमारी माननीय साथी हैं, आपके आशीर्वाद से हम ये काम कर पा रहे हैं। लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहें कि मोबाइल में सब्सक्राइब कर देने भर से आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटता। हां, फिर क्यों करने की कहते हैं? ताकि आप तक अपडेट रेगुलर पहुंचते रहें। सब्सक्राइब का बटन कहां होता है? YouTube पर जहां ऑप्शन दिया हुआ है वहीं पर एक बटन दिया हुआ होता है। जहां आप मुझे सुन रहे हैं इस बटन को दबा दीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने साथियों से इसे साझा कर दीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करा लीजिए, ताकि हमारी बातें आपके माध्यम से और अच्छे से समझाने के लिए दूर तक पहुंच पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।